हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में आपने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर किया है। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें एक बार देख लेंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास आया है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आए हैं। चलिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर देखने हैं, जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं उतने टॉपिक आपके क्लियर यहाँ पर हो जाने चाहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं और उनसे और कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल टॉपिक आपके बन सकते हैं, आपने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, द फ्लावर इज ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, जो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, नेचर है या वेरी स्मॉल है। हमने कहा बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज, यानी कि फूल के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा उसे आप क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे। नंबर 4 पे जो यहाँ पर है, इजी क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पे डायग्राम को समझते हैं, आपने डायग्राम डिस्कस किए हैं, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे के कुछ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि जिस सीड में जो फ्यूचर प्लांट होता है, सीड है और सीड में क्या होता है, एक फ्यूचर प्लांट होता है, क्या कहते हैं उस फ्यूचर प्लांट को। आपने कहा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है यहाँ पे, एम्ब्रियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं। आपने कहा गेस्टेशन पीरियड यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओवरी से जब एग रिलीज होता है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। हमने कहा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, इसे कहेंगे ओव्यूलेशन। ओवम का रिलीज होना क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन यहाँ पर कहलाता है। इसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, इंसेमिनेशन। ये अलग अलग प्रोसेस हैं जो अलग अलग प्रोसेस को यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपको हर एक ऑप्शन, जैसे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, क्यों होता है, इस प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसी ये प्रोसेस होती है, इसके बारे में आपको जानना है। इंसेमिनेशन क्या है और क्यों होता है। आपको सारे ही जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या करने हैं, कवर करने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। आपने कहा कि यहाँ पर एडोलसेंस के दौरान जब क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं। आपने कहा उसे आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, प्यूबर्टी आपका करेक्ट आंसर आया था। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अकर इन द, हमने कहा मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन आपके यूट्रस है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब्स है या वेजाइना है। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था वो था यहाँ पर, चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था वो था, द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जब जो एम्ब्रियो होता है जब अपनी मदर के वूम में होता है, तो मदर के ब्लड से जो एम्ब्रियो है उसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। आपने कहा जिस पाथ या जिस टिश्यू के द्वारा वो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसका नाम यहाँ पर है, ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, दूसरा है विलाई, तीसरा है यूट्रस
और ऑप्शन नंबर डी है वूम, ठीक है, यानी कि जो जिसे आप गर्भ कहते हैं। इजी क्वेश्चन है। विलाई आपने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपने कहा एक तो विलाई का जो नाम आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे? इस प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अंगुली नुमा संरचना होती है, इसे हमने कहा था विलाई। विलाई का जो फंक्शन होता है, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई भी होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो होता है जो इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है। सरफेस एरिया को, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही जो एब्जॉर्प्शन है वो आपको ज्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर, अच्छा ओके, यहाँ पे तो आपने विलाई के बारे में बात की है। आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेसेंटा। हमने कहा विलाई क्या है, यहाँ पे विलाई तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगर हम बात करें प्लेसेंटा, यूट्रस एंड वूम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मदर और जो एम्ब्रियो है, तो मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिशन है, जो यहाँ पे आपने कहा आप कह सकते हैं फूड है या न्यूट्रिशन है, वो क्या होता है, मदर के ब्लड से जो एम्ब्रियो है उस तक पहुंचता है। आपने कहा जिस टिश्यू, जिस ऊतक के द्वारा ये जो न्यूट्रिशन है वो मदर के ब्लड से वो एम्ब्रियो में पहुंच रहा है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो हमने कहा उस टिश्यू को हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं उसे, ठीक है। आपने कहा प्लेसेंटा से सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेसेंटा से जो है न्यूट्रिशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हमने कहा यहाँ पे एक्सक्रीशन भी प्लेसेंटा से ही होगा। जो एम्ब्रियो है उसमें जो क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल होगा, जब एक्सक्रीशन होगा तो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ जाएगा, मदर के बॉडी में जाता है। तो आपने कहा प्लेसेंटा ही यहाँ पे क्या है, पैसेज है, चाहे आप कहें कि न्यूट्रिशन के लिए, चाहे आप कहें एक्सक्रीशन के लिए। क्लियर है यहाँ पे? आगे बढ़े, चलिए। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपने कहा इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रॉटम बिकॉज इट हेल्प्स इन। आपने कहा जब हमने स्क्रॉटम के बारे में बात की थी, जब हमने कहा था यहाँ पे एक पैच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपने कहा कि क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं। हमने कहा ये जो टेस्टिस हैं ये स्क्रॉटम में क्यों होती है? आपने कहा इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रॉटम। जो ह्यूमन होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें टेस्टिस स्क्रॉटम में होते हैं। बिकॉज इट हेल्प्स इन, तो स्क्रॉटम में क्यों यहाँ पे टेस्टिस पाई जाती हैं? ठीक है, हमने कहा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो आपको क्या, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्क्रॉटम कह रहे हैं, ठीक है। और आपने कहा कि इस बैग लाइक जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जिसे स्क्रॉटम कहा जा रहा है, उसमें टेस्टिस होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ मीटिंग, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमिट। तीसरा है यहाँ पे इजी ट्रांसफर ऑफ गैमिट। एंड लास्ट है यहाँ पे सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। चलिए अपने ऑप्शंस को पढ़िए और यहाँ पर सही जो आंसर है आपका उसे सिलेक्ट कीजिए। चलिए, तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। हमने जब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी तो हमने कहा था यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हम समझते हैं फंक्शन किसका, यहाँ पे टेस्टिस का। इनका जो फंक्शन है वो क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन। अब हमने कहा इनका यहाँ पे क्या आता है, जो टेस्टिस उनका फंक्शन है गैमीट का प्रोडक्शन करना, मेल गैमीट का प्रोडक्शन करना, ठीक है। क्योंकि हमने कहा हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, गैमीट प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर होगा वो अलग यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमने कहा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, कम टेम्परेचर की हमें आवश्यकता होती है, इसीलिए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, ठीक है। अब स्क्रोटम में क्या होता है, हमने कहा क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है, टेम्परेचर कम होगा, तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा, आपने कहा इजी होगा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। आपने कहा अलैंगिक जनन क्या होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है, किसमें? चलिए आंसर ऑलरेडी आपके पास है, आपके पास ऑप्शन आते हैं, अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है एंड लेशमैनिया है।
तो इस क्वेश्चन को आप पहले भी कर चुके हैं। आपने कहा ईस्ट में जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बर्डिंग के द्वारा हो रहा है। बर्डिंग क्या है, आपने कहा अलैंगिक जनन का एक प्रकार आता है जिसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में निम्नलिखित में से कौन सा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, उसका भाग नहीं है। ऑप्शन ए है ओवरी, सेकंड है यूट्रस, सी है वास डिफरेंस एंड डी है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसके बारे में पूछा गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, तो आपने कहा कि दोनों केस में आपके जो आंसर है वो सेम आते हैं। कैसे, देखिए अभी पूछा गया है कि कौन सा क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। आपने कहा ओवरी बिल्कुल है, यूट्रस बिल्कुल है, फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल है। हमने कहा ऑप्शन नंबर सी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जाता और आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, तो आपने को ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है तो किसका भाग होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने कहा था एंथर कंटेन्स, जो एंथर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंथर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टेमेन के बारे में। यह है एंथर। हमने कहा एंथर में जो प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हैं, आंसर ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है। क्या कहते हैं इन्हें, ये है एंथर। ठीक है, ये जो है ये है एंथर। एंथर के अंदर है पॉलन ग्रेन। ठीक है, आंसर तो आपका क्या आएगा, पॉलन ग्रेन हो कि एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन की संरचना कैसी है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर हम थोड़ा सा पॉलन ग्रेन को बनाएं तो हमने कहा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर आता है किसका, पॉलन ग्रेन का। हमने कहा पॉलन ग्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, वो बीच बीच से इस प्रकार से टूटी हुई है। क्यों टूटी हुई है, इसका रीजन हमने देखा था क्योंकि एक्साइन जो है वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जिसे कोई भी जो केमिकल है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ पर कोई भी केमिकल एक्टिविटी या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का डिकम्पोजर्स इसे क्या डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा क्योंकि एग्जाइन को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, किसी भी केमिकल से चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग केमिकल उसे नहीं तोड़ा जा सकता है, इसीलिए एग्जाइन में क्या होता है, यहाँ पे नेचुरली कुछ पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स क्यों होंगे, जिससे कि अंदर जो पॉलिन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो क्या हो सके, रिलीज हो सके। हमने कहा ये है एक पॉलिन ग्रेन। ठीक है, अब इसे तो हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। ये तो हमारी एक्साइन है। ठीक है, अंदर के जो भाग होता है उसे हम एंटाइन भी कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की सेल होती है, इसे हम कह रहे हैं वेजिटेटिव सेल और इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, अब हमने कहा था जनरेटिव सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा और इसी से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा, अगर हम देखें चेंजेस को इस प्रकार से, यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है वो क्या होती है, दो सेल में डिवाइड हो जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मेल गैमीट कहेंगे। ठीक है, और इसके बाहर जो लेयर होगी वो किसकी होगी, यहाँ पे एक्साइन की लेयर होगी जो बीच बीच से टूटी होगी। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये बीच बीच से कैसे होगी, टूटी हुई होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर ये टूटी नहीं होती तो हमने कहा एक्साइन तो इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि अंदर की जो चीजें वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए एक्साइन अगर टूटी है तो यहाँ पे ये जो पोर्स हैं इनके द्वारा जो मेल गैमेट है वो बाहर यहाँ पे निकल सकते हैं।
क्लियर है इतना? तो हमने कहा ये है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन दोनों ही अवस्था में होता है, इस अवस्था में भी होगा और इस अवस्था में भी होगा, दोनों को हम क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन कहेंगे। वैरी करता है अलग अलग प्लांट में, किसी प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है वो इस अवस्था में पॉलिनेशन करते हैं और किसी प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है वो इस अवस्था में क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जब पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है ये तब डिवाइड करेगी जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाती है और वहां पर जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनेंगे। यहाँ पर क्या है, जो जनरेटिव सेल है वो ऑलरेडी डिवाइड होकर के मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर चुकी है। इतना ही डिफरेंस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और अपने सही ऑप्शन को चूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। हमारे पास आपसे जब हमने कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसमें हमने यहाँ पर फ्लावर के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, इजी क्वेश्चन है, हमने से यहाँ पे क्या किया है, प्रैक्टिस किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो पार्ट्स है वो क्लियरली विजिबल नहीं है, सिंपल सी चीजें आपको यहाँ पे सिंपल सी चीजें समझाई गई हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है ये है सेपल्स, ये है सेपल्स, ठीक है, ये आपके सेपल्स हैं, ठीक है। सेकंड जो आपके पार्ट्स आते हैं ये हैं पेटल्स, ये आपकी पेटल्स आ जाती हैं, ये है आपके पेटल्स। थर्ड जो पार्ट आपके यहाँ पर आते हैं वो आते हैं, ये वाला भाग है जो एंथर है और ये वाला भाग है जो फिलामेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं पिस्टिल, क्लियर है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, क्लियर है। इजी है, यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब से हम इन पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक आपने बात की है कुछ एमसीक्यूज के बारे में, कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आप यहाँ पे करेंगे। एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन सेल और वन पेरेंट इज कॉल्ड। आपने कहा यानी यहाँ पर क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही कोशिका या एक ही जनक शामिल है तो उसे आप क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इजी है, क्या कहेंगे इसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर आ गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है वो है डैश इज अ डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर विच कैरीज अ स्पर्म और मेल गैमेट। आपने कहा वास्ट डिफरेंस, यहाँ पर आपका आंसर आता है, ठीक है। तीसरा जो है आपके पास प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डैश ट्यूब इन द ह्यूमन। मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कौन से ट्यूब में हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर हो रहा है। आंसर आपका क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। आपने कहा आपने देखा होगा कि जब क्या है कोई बॉडी पार्ट जो हो जाते हैं वो कट जाते हैं हमारी बॉडी से तो वो फिर से वहां पे क्या होने लगते हैं, फिर से बनने लगते हैं। तो हमने कहा कि जो खोए हुए अंगों के पुनः निर्माण की जो क्षमता होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। आंसर आपका क्या आएगा? रीजनरेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5 जो आपके पास आती है डैश इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम रूट और लीफ। आपने कहा कि किसी भी पौधे के जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पौधे के निर्माण को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या काई प्रवर्धन। आंसर क्या आएगा आपका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 6 आपके पास आती है डैश इज द टर्म यूज टू रेफर द कमेंसमेंट ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी, ठीक है। आपने कहा उसे हम क्या कहेंगे? मिनार कहेंगे, यानी कि जब प्यूबर्टी में फर्स्ट टाइम क्या आती है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसे मिनार कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में क्वेश्चन है कि जब कंप्लीटली यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है वो स्टॉप होती है तो उसे आप कहते हैं मेनोपॉज। इजी है, एक बार सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके आंसर भी आप लोग देखिए।
चलिए, तो ये आपने बात की है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आया है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी डिफाइन, इट इज प्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स। आपने कहा जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन की उसमें प्रोसेस हो रही है। तो आपने कहा एन ऑर्गेनिज्म बेनिफाइड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द स्पोर, बिकॉज आपको ये बताना है कि स्पोर्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे बेनिफिशियल है या कैसे लाभदायक है। ठीक है, हमने कहा एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफाइड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द स्पोर्स because spores are surrounded by a thick layer which protect them in adverse conditions। आपने कहा जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कवर होते हैं एक ऐसे कोटिंग से, एक ऐसे कवर से जो कि उन्हें जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो एक्सट्रीम कंडीशन है, उनसे उन स्पोर्स की, उन बीजाणु की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस occur, these spores start to grow again। in this way they are successfully live in unfavorable condition। अब इस केस में क्या होता है, आपने कहा कि अगर यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं फिर भी जो स्पोर्स हैं वो कैसे रहेंगे, सेव रहेंगे, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें जो स्ट्रॉन्ग कवरिंग है यहाँ पर। तो इसीलिए जो स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है, कि अगर यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं भी है तो फिर भी क्या होगा, जो स्पोर्स है वो सेव रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी और यहाँ पर नए जो इंडिविजुअल हैं उनका फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। आपने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रैक्टिस क्यों की जाती है, आपने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सच प्लांट विच यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस सीड और प्रोड्यूस्ड नॉन वायबल सीड। आपने कहा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी चीज है, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आती है पिस्टिल और ये हमारे पास आएगा, यहीं पर हम एंथर को बना लेते हैं। ये है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में आ रहे हैं, ये तो है हमने कहा पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर है ओव्यूल और यहाँ पर है एक्सेल। जब ये पॉलन ग्रेन आया तो इसने क्या किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। ठीक है, इसमें 2 मेल गैमेट थे और इस मेल गैमेट का फ्यूजन इस फीमेल गैमेट के साथ हो जाता है, इसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि हमने इमेज देख ली है तो आप लैंग्वेज को यहाँ पे खुद बनाएंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो इस चैप्टर के हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इतने क्वेश्चंस इनफ हैं चैप्टर को समझने के लिए और टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एक नया टॉपिक, नया चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।